तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी एफटीटी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, और मोशन तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। लॉज ऑफ मोशंस क्या होता है, मोशन के जो लॉज होते हैं 3 होते हैं, वो क्या होते हैं आखिर। ठीक है, तो इस चैप्टर पे मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है जो बस मोमेंटम तक ही कवर कर दी है, लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो में मोमेंटम तक तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ उसके आगे जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस चैप्टर की ओर बिना किसी देरी के। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स क्या है, इंट्रोडक्शन टू फोर्स। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में हम फोर्स के बारे में जानेंगे। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच कैन कॉज इट टू मूव, चेंज डायरेक्शन और चेंज इट्स शेप। ठीक है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी को खींचता है, किसी को धक्का देता है। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी चीज़ को मूव कर सके, किसी चीज़ का डायरेक्शन चेंज कर सके या किसी चीज़ का शेप चेंज कर सके, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स कहलाता है। ठीक है, और ये फोर्स का एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जिसको मास इनटू एक्सेलरेशन हम कहते हैं या लिखते हैं। और ये जो फोर्स होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हालांकि ये टाइप्स नहीं है, ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ये ग्रेविटेशनल, एयर रेसिस्टेंस, स्प्रिंग, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये सभी कुछ छोटे मोटे फोर्सेस हैं, बट इनमें से बहुत से फोर्स नहीं है, वहाँ उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है फोर्स, क्योंकि हम लोगों ने छोटे क्लासेस में भी इसे पढ़ा है। अब हम जानेंगे लॉज ऑफ मोशन। ये जो 3 लॉज हैं न्यूटन द्वारा दिए गए हैं, क्या हैं ये। ठीक है, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन विच वॉज गिवन बाई आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने इसकी थ्योरी दी थी। ठीक है, अभी ये फर्स्ट लॉ क्या होता है ये हम जानेंगे। A body at rest will remain at rest. A body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform velocity, unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. ठीक है, तो इसमें हमें ये बताया गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बतलाता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, स्ट्रेट पाथ पे डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और जब तक हम ना लगाएं तब तक वो मोशन में ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए वो कभी मोशन में नहीं आ सकती। हमें फर्स्ट लॉ में यही बताया गया है, जिसका हम एग्जाम्पल इस छोटे से इमेज से समझेंगे। ठीक है, ये छोटा सा इमेज ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बतलाता है। देखिए, हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो ये वाला बॉल है, ये फर्स्ट बॉल, इसका ये हम लोगों ने अप्लाई फोर्स के द्वारा इसे थोड़ा बाहर किया है इसके रॉ से, और जब हम इसे छोड़ेंगे तब ये बाकी बॉल्स को, इन सारे बॉल्स को डिस्टर्ब करेगा। तो यही चीज़ हम इसमें बतलाते हैं कि अगर हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, और जब हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब इसकी मूवमेंट हो रही है और तब ये मोशन में आ रहा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनर्शिया, जो कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ना है कि ये इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया it is the property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. ठीक है, इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो वो रेस्ट में है या मोशन में, ये हमें बतलाती है। जैसे हम एग्जांपल्स में इन दोनों फिगर्स को ले सकते हैं। ये फिगर्स हम फर्स्ट में देखेंगे कि ये जो फर्स्ट कार है, रेड कार, ये मूव हो रही है। ये वाली कार जो है ये मूव हो रही है, और ये वाली कार जो है वो बस स्टैचू है। ठीक है, तो इसकी जो मूवमेंट है या ये जो रेस्ट में है सेकंड वाली कार,
तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है मूवमेंट की और रेस्ट की, यही होती है इनर्शिया, यही हमें बताती है कि ये मोशन में है या रेस्ट में है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मोमेंटम, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहीं तक कवर किया था, ठीक है। अब हम इसके आगे कवर करेंगे, उससे पहले ये भी कवर कर लेते हैं। A vector quantity representing the amount of motion an object possesses। एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, ठीक है, जो क्या हमें बताती है कि अमाउंट ऑफ मोशन बतलाती है, जो एक बॉडी में कितनी है। मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे अंदर मोशन की कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, वो हमें मोमेंटम से पता चलता है, वो हमें मोमेंटम बतलाती है। और इसका जो मैथमेटिकली हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वो होगा मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इसके इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम इसके डिफिनेशन इसके फॉर्मूले को भी पता कर सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला हो गया एम वी, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया एम वी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी थोड़ा जानते हैं, ये भाई साहब हमें क्या बताते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act। ये हमें बता रहा है कि ये जो mv है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, ठीक है। और ये mv जो है मोमेंटम है, ये उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्ट करता है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का फॉर्मूला भी देता है, ठीक है, वो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये डेरिवेशन ऑफ फोर्स हम पढ़े हैं कि एम ए होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द बॉडीज फोर्स। तो इसका डेरिवेशन करके हम देखते हैं कि इतना आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन ही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता कर ही लिया। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो सेकंड पॉइंट, ये कहाँ से आया। तो चेंज इन मोमेंटम होता है एम वी माइनस एम यू बाई टी, ठीक है, एम वी माइनस एम यू बाई टी, क्योंकि ये जो हमारा एम वी है ये फर्स्ट मोमेंटम हो गया और ये जो एम यू है ये सेकंड मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम का चेंजिंग टाइम के हिसाब से इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये एम यू हो गया हमारा फर्स्ट मोमेंटम और ये एम वी हो गया सेकंड मोमेंटम, ठीक है। पहले मैंने गलती बोल दी थोड़ा। अब इसके बाद ये मास इंटू वी माइनस यू बाई टी, ये आखिर आया कहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि m इसमें भी है और m हम इसमें भी ले रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में m यहाँ भी है और m यहाँ भी है, तो m को हम ले लेंगे कॉमन, तो हमारा बचेगा क्या, v माइनस यू बाई टी। अब इतना तो हमें पता है कि ये v माइनस यू बाई टी जो है ये एक्सेलरेशन होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। और हम लोगों ने नीचे वाले पॉइंट में लिखा भी है फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आगे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इक्वल होता है क्योंकि ये फॉर्मूला है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया। अब इसका असली पर्दा खुलेगा यहाँ पर थोड़ा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है, लेकिन ये इक्वल्स टू में कब आता है, ये जब फोर्स एम ए के इक्वल कब होता है, जब इसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब। और हम किसी कांस्टेंट को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसका वैल्यू डिफर हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया है जो है के, ठीक है, कांस्टेंट के जिसका वैल्यू है 1। अब 1 से हम किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू डिफर नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स लॉ ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास एंड एक्सेलरेशंस प्रोडक्ट। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फोर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बतलाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हम कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई भी एक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसका हमें एक इक्वल रिएक्शन मिलेगा और वो रिएक्शन हमारे एक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। एज एग्जाम्पल हम यहाँ पर फिगर से समझेंगे। फिर ये फिगर्स हैं किस लिए, समझने के लिए ही तो। सबसे पहले हम एक यहाँ पर बुलेट का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ये एक बुलेट गन हो गया जिसमें से हम एक बुलेट को फायर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम किसी बुलेट को ऐसे फायर करते हैं तो ये जो हमारा गन है ये भी पीछे की ओर मूव होता है, ठीक है। तो आखिर ये मूव हो रहा है तो इसमें भी तो फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स क्या है, क्यों लग रहा है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और ये एग्जर्ट किया जा रहा है हमारा मोमेंटम के मोमेंटम कह रहा हूँ मैं, ये बुलेट के द्वारा रिएक्ट किया जा रहा है। एक्शन हो रहा है गन के द्वारा लेकिन रिएक्शन हो रहा है बुलेट के द्वारा, ठीक है। और सेकंड हम पढ़ेंगे एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम पढ़ेंगे इस बॉय का। ये जो बॉय है ये एक बोट से एक किनारे पर एक बैंक ऑफ द रिवर पर जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो बोट पर है और इसका नेक्स्ट स्टेप इस बैंक पर है। ये जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये एक्ट हो रहा है। जब ये बोट से उतर रहा है तब यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये जब इसका जो फर्स्ट स्टेप है ये बोट पर है तो वो हमारा एक्शन हो गया, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है बोट पर लेकिन कूद रहा है यहाँ पर, आने का कोशिश कर रहा है बैंक पर, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन व्हेन अ मैन स्टेप्स आउट अ बोट, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बतलाता है कि हम किसी बॉडी पर एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर इक्वल फोर्स रिएक्ट करेगी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तक तो हमने पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया हमने, आखिर ये है क्या। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अ कोलिजन ऑफ मोमेंटम refers to the interaction between two objects when they collide, where the total momentum of the system, both objects combined, remains constant before and after the impact. The law of conservation of momentum states that the total momentum of a system remains constant if no external force act on it. ये हमें बता रहा है कि अगर किसी बॉडी में कोलिजन होता है, किसी दो बॉडीज़ में कोलिजन होता है, क्योंकि एक बॉडी में तो होगा नहीं, किसी दो बॉडीज़ में अगर ये कोलिजन होता है, कोलैप्स होता है, तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, ये इधर
LHS में या फिर RHS में आप लोग रख सकते हैं। और फिर कोलिजन होने के बाद का जो ये मोमेंटम है वो दोनों इक्वल होते हैं। ये हमें बतलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थ्योरी। अब इसे हम डिराइव करेंगे कि ये सही है या गलत। इससे पहले ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यही चीज़ मैंने आपको बतलाई अभी कि ये जो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी है कोलिजन से पहले यानी कि m1u1 एंड मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी m2u2 इज इक्वल्स टू दी मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, ये इक्वल होगी। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही हमें बतलाता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसे हम डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम ये डिराइव करेंगे, तो डेरिवेशन करने के लिए इसके लिए हमें दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए, दो मास चाहिए हमें। तो उसके लिए हम ले लेते हैं एक ये टाटा ट्रक और ये हमारी अल्टो। कोलिजन अभी होने वाला है m1 m1u1 प्लस m2u2, कोलिजन हो गया। अब ये कोलिजन के बाद m1v1 प्लस m2v2, अब इसी को हमें डिराइव करना है। ठीक है, ये सपोज टू masses collides for a short time t. Due to the collision the velocity of the body will change. Obviously चेंज होगी क्योंकि जब कोलिजन हो रहा है तो एक्शन और रिएक्शन के बाद जो वेलोसिटी है वो चेंज होनी ही है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर द कोलिजन विल बी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट बॉडी है हमारी m1, उसका जो वेलोसिटी होगा कोलिजन के बाद वो v1, और जो सेकंड बॉडी है m2, उसका जो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा वो v2। हम इसे लेट कर लेते हैं। ठीक है, सो द मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन विल बी m1 v1 एंड m2 v2 रिस्पेक्टिवली। सॉरी, तो ये जो मोमेंटम होगा ये कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी का m1 v1 एंड सेकंड बॉडी का m2 v2। In this way the total momentum before collision m1 u1 plus m2 u2 after collision will be m1 v1 and m2 v2। ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो फर्स्ट मोमेंटम होगा, जो कोलिजन के पहले वाला जो मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद, तो यही हो जाएगा ना m1 v1 प्लस m2 v2। अब यही दोनों ये वाला ये फर्स्ट वाला मोमेंटम और ये सेकंड वाला मोमेंटम इक्वल है, हमें यही चीज़ डिराइव करनी है। तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप डेरिवेशन का, व्हेन द फोर्स F1 फोर्स, देखिए यहाँ पर कोई भी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अगर उसमें 1 है तो वो उसे हम लेट कर लेंगे जो फर्स्ट बॉडी है उसकी, और जहाँ पर 2 आ रहा है वो सेकंड बॉडी है उसकी हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो लेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट बॉडी F1 फर्स्ट फोर्स एंड सेकंड फोर्स क्या है, when the force F1 of the mass m1 acts on the m2 for a short time t, then the velocity of the m2 changes। ठीक है, जब फर्स्ट बॉडी का जो फोर्स है वो सेकंड बॉडी पर एक्ट करेगा तो सेकंड बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम u2 टू v2, u2 से v2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये F1 इज इक्वल्स टू m2a2। m2u2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो फर्स्ट बॉडी का जो फोर्स है वो रिएक्ट हो रहा है सेकंड बॉडी पर, और उसके
फोर्स पर m2a2 हमारा फोर्स ही है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन जो है इसको हम एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, ये v माइनस यू बाई टी के फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। और फिर ये जो सेकंड पॉइंट है ये बतला रहा है कि जो F2 होगा वो M1 पर रिएक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक्ट कर रहा है F1 F1 जो है M1 का जो फोर्स है वो M2 पर एक्ट कर रहा है, और ये जो M2 है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी जो यहाँ पर V1 कर लीजिएगा, ठीक है, V2 हो गया। तो ये F2 होगा हमारा M1 A1 के इक्वल्स, क्योंकि ये भी रिएक्ट कर रहा है, अपोजिट में रिएक्ट कर रहा है, और इसको भी हम v माइनस यू बाई टी के फॉर्म में लिख लेंगे एक्सेलरेशन को, ठीक है। फुल फॉर्म पूरा लिखना है। अब फिर ये जो ओहो थोड़ा एरर हो गया, ये जो M2V2 है ये वाला जो है ये तो आप लोग को पता ही होगा कैसे हुआ, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर नहीं पता तो। ये माइनस यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि ये M1 V1 जो है ये F2 है, और F2 हमारा रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। तो रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट में होता है, ऑपोजिट एंड इक्वल। तो इक्वल्स तो है ही, बट ये प्लस में है तो ऑपोजिट में, यानी कि ये माइनस में होगा ही होगा। और फिर सेकंड चीज़ यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है यहाँ पर T से T कट गया, यहाँ पर ये T और फिर यहाँ पर ये T कैंसिल आउट हो गया, तो बचा मेरा ये पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये M2 V2 से और फिर ये M2 U2 से, और इधर भी सेम टू सेम M1 V1 से माइनस M1 V1 से और माइनस U2 माइनस U1 से। तो फिर मेरा ये पॉइंट निकल कर आया है सिंप्लीफिकेशन मेथड से। और फिर हम अगर इसको M2 U2 को RHS में और ये M1 V1 को LHS में लेकर आएंगे तो हमारा कुछ ऐसा, ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है कुछ ऐसा बन जाएगा। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो बस हेंस प्रूव्ड। और फिर इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ना था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरा समझ में भी आया होगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों पर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।